हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। आज सभी आप क्लास 10 के स्टूडेंट का हिंदी का एग्जाम था। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप देख लीजिए क्वेश्चन पेपर का कोड 00324 में से जो आपके क्वेश्चन आए थे उसका आंसर की यहाँ पर हम मैच करेंगे और आप सभी जो स्टूडेंट अपने आंसर्स मैच करके फाइनल स्कोर बताएंगे। और मोस्टली स्टूडेंट का मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप 40 में से 40 स्कोर जो है करके लाए होंगे, क्योंकि पेपर जो है आपका टफ नहीं था, ईजी टू मॉडरेट ही पूछा गया था। अब हम बात करते हैं फर्स्ट वाला जो आपका अपठित गद्यांश आया था, उसके अंदर जो है ना आधुनिक समाज और मध्यकालीन समाज के बीच में थोड़ी सी कंपैरिजन की गई है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि भारत समाज जो आधुनिकता से बहुत दूर है और भारत के लोग अपने आप को आधुनिक बनाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है आधुनिकता के गुण जो है यहाँ पे बताए हैं। साथ में यहाँ पर ये बताया कि बंद समाज में क्या क्या चीजें होती हैं और आधुनिक समाज में क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसको लेकर जो है मतलब थोड़ा सा डीप सा आया था पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी एक दो बार पढ़ने के बाद सारी चीजें जो क्लियर हो पा रही हैं। तो अब देखिए जिन स्टूडेंट ने इस वाले पैसेज को अटेम्प्ट किया होगा तो क्वेश्चन देखिए इस तरीके से था, गद्यांश के आधार पर सही तथ्य को चुनिए। तो इसमें तो साफ साफ ये लाइन जो है लिखी हुई थी कि आधुनिक समाज जो मुक्त और मध्यकालीन समाज बंद होता है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, एकदम पैसे से डायरेक्ट आंसर लिखना था। फर्स्ट क्वेश्चन का सी हमारा करेक्ट था। सेकंड क्वेश्चन में था शाश्वत मूल्यों में कौन कौन सी चीजें शामिल है। तो ये भी आपके जो है ना आपके शुरू में इन लोगों ने बता दिया था आपके दूसरे पैराग्राफ में कि शाश्वत मूल्यों में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो वो होता है नैतिकता, सौंदर्य बोध और अध्यात्म। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था, विद्वानों और चिंतकों ने किस बात के ऊपर चिंता व्यक्त की है। तो विद्वानों ने किस पर व्यक्त की थी कि भारतीय समाज न केवल आधुनिकता से दूर है बल्कि उसको लाने के यहाँ पे प्रयास भी नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, आधुनिक समाज की विशिष्टताओं में कौन से शामिल है। तो इसको जब आप लास्ट वाले पैराग्राफ में पढ़ोगे तो उन्मुक्तता और सामरिक बल ये तो आधुनिक समाज की विशिष्टताएं हैं, लेकिन और जो चीजें हैं वो नहीं है। तो आपका जो है आलस्य तो बिल्कुल नहीं हो सकता आधुनिक समाज का हिस्सा। तो आपका जो है आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था। नेक्स्ट है, एक बंद समाज की विशेषताओं में किसे नहीं रखा गया है। तो बंद समाज में ये तीनों बातें की गई थी, लेकिन ये तो था ये बंद समाज का नहीं बल्कि आधुनिक समाज के गुण थे और बंद समाज को मध्यकालीन समाज बोला गया था। तो आपका पांचवें क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट था। और उसके अलावा इसके जो ऑप्शन में थे तो वो बंगाल की धरती का था कि मतलब जब बंगाल डिवाइड नहीं हुआ था तो यहाँ पे क्या क्या चीजें बहुत ही सौंदर्य थी एंड ऑल। इसको लेकर जो है बहुत ही बेहतरीन जो है ये आपका पैसेज था। उसके बाद क्वेश्चन पूछे गए थे, किसी संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं नदियों, नहरों और खेतों के चित्र। लेखक की दृष्टि में बंगाल की सस्ती श्यामला धरती के सौंदर्य कैसा नहीं है। तो इसके अंदर पहली लाइन में अविस्मरणीय तो बता दिया और फिर आगे भी बढ़ोगे तो आकर्षक मायावी के बारे में भी बात हुई है, लेकिन ये बात कहीं पे भी नहीं की गई है, इसलिए 7th का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ था, इसमें से कौन सा जो युग्म है वो गद्यांश के आधार पर सही है। तो समुद्र तट को जो रेतीले की कही गई है उसमें। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ था असर्शन रीजन के अंदर कि इस धरती युगों ने महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रही। ये बात भी सही है और ये धरती युगों से प्राकृतिक छटाओं से भरपूर है। दोनों कथन जो है सत्य है, इसलिए आपका 9th क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। 10th क्वेश्चन में पूछा हुआ था इसका आपको केंद्रीय बिंदु बताना है। तो इसमें यही था, अविभाजित बंगाल की धरती का कैसा सौंदर्य था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट जो है आपका ये जो काव्यांश आए थे तो इसमें गोरे और काले के ऊपर जो हमारा समाज भेदभाव करता है उसको लेकर जो है ये काव्यांश था। और क्वेश्चन में आगे चलते हैं तो काव्यांश में मुख्य रूप से किस समस्या का उल्लेख किया गया, रंगभेद को लेकर। कवि के अनुसार जीवन व्यर्थ कब हो जाता है, जब प्रेम ना हो। उज्जवल सफेदी पर गर्व क्या है, मिथ्या, छल और अभिमान है। ठीक है, तो उसके बाद कवि कहता है कि रंगों का राजा तो है रंग भीतर वाला। तो भीतर वाले रंग का क्या मतलब है, आंतरिक गुण और जो इंसान का स्वभाव होता है। गोरे और काले वर्ण के लिए प्रकृति ने कौन सा प्रतीक दिया, धरती ने गोरे के लिए और आसमान ने काले के लिए दिया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन में काव्यांश था उसके अंदर जो है ना आपका मतलब एक घर के बारे में है कि मतलब कोई इंसान जो अपने घर को छोड़कर चला गया है फिर वापस आया है तो अपने घर के जो है सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसको लेकर काव्यांश था। तो अभी ये देखिए क्वेश्चन में 16 जो है, घर में किस प्रकार की गंध पसरी हुई थी, निर्जनता और बंद हवा की। ठीक है, अब पोटली में बंधे चनों के अंकुरित होने का क्या अर्थ है, उर्वरता और नवजीवन का। मकान जड़ और एक स्थान पर स्थिर होने के बाद भी कवि की यात्राओं में गतिशीलता में सहयात्री है, तट की तरह स्थिर पर गतियों से भरा। काव्यांश की शैली कैसी है, चित्रात्मक है। कवि के 2 दिनों के बाद जो है लौटने की स्थिति जो है तो उसमें आपको बताना है कि कवि
अपने घर में अकेला है और उसके ना होने पर ये घर निर्जन था। तो इस तरीके अब उसके बाद जो ग्रामर पोर्शन था, ग्रामर पोर्शन मैंने आपको अच्छे से कराया था, होपफुली आपने अच्छे से किया होगा। मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था जो सरकंडे से बना था, ठीक है ना। तो ये आपका जो है किस वाक्य का उदाहरण है, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा सरल वाक्य नहीं है, ठीक है ना, कौन सा सरल वाक्य नहीं है। तो ये सारे सरल वाक्य थे, लेकिन आपका जो है सी वाला सरल वाक्य नहीं है। बाल गोविंद भगत खेतों में रोपाई कर रहे थे, तो आपको बताना है कि रेखांकित जो शब्द है वहां पर कौन सा आश्रित उपवाक्य यूज हो रहा है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसके अंदर जो है आपको संयुक्त वाक्य में चेंज करना है कि उन्होंने विश्व भर में प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया और विश्व भर में वो प्रसिद्ध हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो सकता है आपका किस में चेंज करना था, क्योंकि संयुक्त वाक्य में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, जिसमें इन्होंने कहा था कि मिश्र वाक्य का आपको उदाहरण देना है। तो मिश्र वाक्य का उदाहरण आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ था वाच्य आपको बताना है, तो इसमें कर्म वाच्य है। इसमें से पूछा था कौन सा कर्म वाच्य का उदाहरण नहीं है, तो ये कर्म वाच्य का उदाहरण नहीं है। इसको कृत वाच्य में जब हम बदलेंगे तो आपका जो है सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो 9 था वो कृतवाच्य का उदाहरण देना था, तो 29 का आपका डी है। 30 क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया था कि भाव अब राधा अब उठ बैठ सकती है, तो राधा से अब उठा बैठा जाता है, भाव बच्चे में हम हमारा चेंज हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 31 जो है कि जो आपसे पूछा हुआ था पद संबंधी कि इनमें से कहाँ पर अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी है। यह मेरा पसीदा, अब देखिए ये मैंने आपको कराया ही था, ये आपका सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्मयादि बोधक और शोक सूचक जो है दिख रहा है कि क्या सोचा था और क्या हो गया। मन की कोमलता अक्सर चोट खा जाती है, तो ये जो है भाववाचक संज्ञा को दिखा रहा है। बाकी स्त्रीलिंग एकवचन कर्म कारक तो है ही। घर के साथ ही एक बगीचा होता था, ये आपका संबंध बोधक अव्यय है। 35वें का ए हो जाएगा। 36वें का आपका जो है ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 37 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 38 का जो है गाइज आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा और 39 का डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो है उसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। और नेक्स्ट जो है आपसे पूछा हुआ था ये 41 क्वेश्चन, जिसमें आप पढ़ के भी खैर आंसर निकाल सकते थे। ए ऑप्शन, 42 का डी ऑप्शन, 43 का सी ऑप्शन, उसके बाद 44 का बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। और आगे चलते हैं 45 में, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट है। और 46 के अंदर ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है। 47 के अंदर सी करेक्ट है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको कराए हुए थे। 48 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। और उसके बाद आगे चलते हैं 49 में, तो 49 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 50 का बी करेक्ट है। और 51 को जो है डी करेक्ट है। 52 का आपका बी करेक्ट है। 53 का आपका बी करेक्ट है। और उसके बाद जो है अब ये आपका 54 का डी क्वेश्चन करेक्ट है। तो यही सारे क्वेश्चन थे गाइज। अब आपको क्या करना है, अपने मार्क्स जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक दो अगर कोई ऊपर नीचे हो गया हुआ, क्योंकि जल्दी जल्दी में आपके जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व हुए हैं, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। और बाकी आप अपने अब नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। अब आपका एक ही एग्जाम बचा हुआ है, तो उसके लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।